Hello student, class 7th, social study, lesson 11, environment and its totality. तो इसमें पहले हमको देखना है components of environment. Our surroundings can be divided into two main components, natural and man-made. तो हमारा surroundings जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल में और मैन मेड में. तो द नेचुरल इन्वायरमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में. तो हम लोग पहले देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट. तो पहले देखिए बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी. ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन हिमसेल्फ फॉर्म द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑल्सो नोन एज द बायोटिक इन्वायरमेंट. कहता है कि जितने भी टाइप्स के लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैन हैं, तो ये सब मिल कर क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं. इसे हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं. दूसरा आता है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट. तो क्या है कि इट्स इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें एबायोटिक निर्जीव फैक्टर इसमें है, सच एज क्या क्या हुआ, माउंटेन्स, प्लेन्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, सनशाइन, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा. तो सब कुछ इसमें ये सब जो हैं आते हैं किसमें, फिजिकल इन्वायरमेंट में. आगे देखिए दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. तो आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 डोमेन्स. तो कहता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट को 4 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, 4 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है, ऑल्सो कॉल्ड रिलेम्स और स्फीयर. दीज 4 कंपोनेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म इन्वायरमेंट और जोन वेयर लाइफ इज फाउंड. बताइए इस 4 कंपोनेंट्स को जो है ये क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो इन्वायरमेंट को दर्शाता है या फिर जोन को जहां पर की लाइफ पाई जाते हैं. हाउएवर द जोन ऑफ लाइफ थ्रू वेरी थिन एक्सटेंड्स टू द अदर 3 स्फीयर्स दैट फॉर्म आवर फिजिकल इन्वायरमेंट. Hence, it is clear that the 4 sphere or domains which joint support life are lithosphere, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 4 डोमेन्स हैं, इस चारों डोमेन्स में तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है, तो खासकर इन्वायरमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है और खासकर उस जोन को जहाँ पर लाइफ मौजूद है. तो इसमें से 4 स्फीयर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, लिथोस्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर हैं, हाइड्रोस्फीयर हैं और बायोस्फीयर हैं. तो इस चारों को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे डिटेल से. अब देखिए सबसे पहला है एटमॉस्फेयर. The thin blanket of air around the earth is known as the atmosphere. A thin blanket of air बोलता है एक पतला कंबल नुमा संरचना एयर का जो कि पृथ्वी के चारों ओर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट एग्जिस्ट इन लेयर एंड इट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर. कहता है क्या कि यह जो लेयर है वो क्या है, लेयर के रूप में पाया जाता है. नहीं, एज यू विल स्टडी लेटर एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. जैसे कि आप लोग इसको पहले आगे पढ़िएगा कि हवा क्या है, एक क्या है, मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है. तो बोलता है क्या कि द 2 मेन गैसेस दैट कंप्राइज द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट में खासकर एटमॉस्फेयर में जो मुख्य गैसेस हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. बोथ आर क्रूशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू लाइफ ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर जीवन है उसके लिए मुख्य चीज क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होना. लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर. लिविंग थिंग्स ब्रीथ श्वास लेते हैं हवा से. एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट फॉर ग्रोथ, और इसी पर डिपेंड करते हैं ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइवल अदर प्रोसेस और या फिर और दूसरे प्रोसेस के लिए. ऑल्सो ऑपरेट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर से ही ऑपरेट होते हैं. जैसे कि फोटोसिंथेसिस विच मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. तो फोटोसिंथेसिस के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन अवेलेबल है. वेदरिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग, जो वेदरिंग क्या हुआ, मतलब कि ये क्या है कि
वेदर ही सॉइल का फॉर्मेशन करता है, एंड प्रेसिपिटेशन विच मेक्स वाटर अवेलेबल ऑन लैंड। और प्रेसिपिटेशन क्या हुआ कि उससे क्या होता है कि पानी जो है वो धरती पर मौजूद रहता है। तो द एटमॉस्फेयर हैज टेम्परेचर एंड वेट। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी है और वेट भी है। इट इज हेल्ड इन प्लेस क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो ये कहाँ पे होता है? ठीक पृथ्वी के निचले सरफेस पर। बाय इट्स ओन वेट, इसका अपना वजन होता है। एज ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होता है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, और ये बहुत सारे फंक्शंस को करते हैं। जिससे क्या हुआ? इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर हीट और कोल्ड को ये मॉडरेट करता है, नियंत्रित करता है। प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर लाइफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्पेस डेब्रिज एंड सर्टेन हार्मफुल रेज। नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पेस से डेब्रिज आते हैं या फिर हार्मफुल रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जिससे पृथ्वी की रक्षा करता है फ्रॉम द सन, सूर्य से। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम bombardment by other types of radiation such as gamma rays। तो बोलता है कि बम्बार्डिंग वगैरह इस सब के दौरान जो निकलता है रेज, इस सब से भी हमारी पृथ्वी की ये रक्षा करता है, और खासकर ये गामा रेज से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग प्रेसिपिटेशन। तो ये कहता है कि ये खासकर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेनफॉल के लिए, स्नोफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो मूवमेंट ऑफ एयर जो पृथ्वी पर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। ए लार्ज परसेंट ऑफ ऑल वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑन अर्थ कैन बी ट्रेस्ड टू दिस। तो बोलता है काफी, ये लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑल वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब कि जितना भी वेदर एंड और क्लाइमेट का जो जितना भी परसेंटेज है, तो अधिकतर परसेंटेज जो है वो पृथ्वी पर वो ट्रेस कौन करता है? ये करता है। इट इनेबल्स अस टू हीट साउंड बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम। बोलता है कि ये इनेबल करता है हमको हियर साउंड सुनने में, क्योंकि तो यह क्या करता है? यह एक मीडियम का भी काम करता है। द एटमॉस्फेयर परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। एटमॉस्फेयर और बहुत सारे कार्य करते हैं। चेंज कॉन्स्टेंटली टेक्स प्लेस इन इट, इसमें हमेशा बदलाव होते रहता है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और इसमें सबसे मुख्य जो बदलाव है, इसमें चेंजेस जो हैं, उसका रिजल्ट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ विच काउज ग्रेट हार्म टू द एटमॉस्फेयर, और इसमें से अधिक क्या करता है कि एटमॉस्फेयर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट दिस थीन इन्वेलप, कि यह थीन इन्वेलप है, इसकी हम रक्षा करें, ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो अराउंड द अर्थ जो थीन लेयर है, इसकी रक्षा करना हमारा क्या है? ड्यूटी है। अब दूसरा आता है आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लिथो मीन्स रॉक। लिथोस्फेयर इज देयरफॉर द जोन ऑफ रॉक्स, मतलब यह क्या है? कौन सा जोन है? ये चट्टानों का जोन है ये। इट एक्सटेंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन बेसिन। तो बोलता है कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो कॉन्टिनेंट से लेकर ओशियन बेसिन तक। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड टू द डिप्थ ऑफ 6371 किलोमीटर। नहीं, तो यह जो बोलता है अर्थ जो है कि ये जो एक्सटेंड करता है, वो डिप्थ जो है वो 6371 किलोमीटर तक है। द एवरेज थिकनेस, अगर इसका एवरेज थिकनेस देखा जाए तो ऑफ द लिथोस्फीयर इज ओनली अबाउट 100 किलोमीटर। तो एवरेज तौर पर ये क्या है? मात्र 100 किलोमीटर ही इसका क्या है? थिकनेस है। दिस मीन्स दैट रॉक इज देयर सॉलिड स्टेट। तो रॉक जो है ये क्या है कि सॉलिड स्टेट है, आर फाउंड ओनली अप टू दिस डिप्थ, और सिर्फ इसी डिप्थ में ये पाया जाता है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज द अर्थ क्रस्ट। टॉप मोस्ट पार्ट जो इसका है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट है, ऑन विच वी लिव, जहां पर हम लोग रहते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो अर्थ क्रस्ट को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो बोलता है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर एक्सटेंड टू एन एवरेज डिप्थ ऑफ द 35 किलोमीटर। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखा जाए तो इसका एवरेज डिप्थ जो है वो क्या है? 35 किलोमीटर है। बट दिस कुड बी 60 to 70 किलोमीटर थिक अंडर डिप्थ माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स के क्षेत्र में इसकी डिप्थ जो होती है वो कितनी होती है? 60 to 70 किलोमीटर होती है। इट इज इन दिस क्रस्ट दैट माउंटेन्स
प्लेटू एंड सॉइल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। तो इसी में क्या होते हैं, माउंटेन्स में प्लेटू हुए और सॉइल्स भी इसमें फॉर्म करते हैं। इट इज वन ऑन द ओशियन क्रस्ट ऑन विच ओशियन रेस्ट। दिस क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ओनली 4 to 7 किलोमीटर थिक बीनीथ द ओशियन। तो कहता है दिस क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ओनली 4 to 7 किलोमीटर थिक बीनीथ द ओशियन। ओशियन के बीच में ये मात्र 4 to 7 किलोमीटर ही है। नो सॉइल आर फाउंड हियर, और जहां पर की है कि मिट्टी अवेलेबल नहीं है। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स द बेस ऑन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। बताइए लिथोस्फीयर क्या करता है कि वो बेस देता है जहां पर जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। दिस इंक्लूड्स सॉइल विच प्लेस सच ए वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर। और इसी में क्या जुड़ा हुआ है, सॉइल भी जुड़ा हुआ है जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ही वाइटल रोल अपनाता है। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल। और इसमें क्या है, मिनरल्स भी जुटे हुए हैं और फॉसिल फ्यूल भी जुटे हुए हैं।